नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रयाग शुक्ला। चलिए जनरल साइंस की क्लासेस शुरू करते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने ब्लड को पढ़ा था, उसी के आगे कंटिन्यू करना है। नई क्लास, काफ़ी लोग आ भी गए आप लोग। चलिए, जय भीम, हेलो गौरव वर्मा जी, नमस्कार, हेलो सर। चलिए, काफ़ी लोग दिख रहे हैं तो कंटिन्यू किया जाए। ब्लड, कल हमने ब्लड को कुछ समझा था, उसी के आगे आज हमको बात करना है। यह ब्लड का एक तरह से सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट इसके पहले वाले लेक्चर में कल हुआ था और उसका सेकंड पार्ट आज यहाँ पे हम समझेंगे। सेकंड पार्ट में मुख्य रूप से बल्कि कुछ ब्लड की कुछ हम विशेष बातें जैसे समझ लिए थे कि ब्लड है क्या, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, किन किन चीज़ों से बना है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, या यह ब्लड ग्रुप किसने खोजा था। और हम मुख्य रूप से कार्ल लैंडस्टीनर तक पहुंचे थे और आपको समझाने का प्रयास किए थे कि कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901-2 में मुख्य रूप से रक्त समूह की जब खोज किया तो उन्होंने क्या किया था, मुख्य रूप से आरबीसी का अध्ययन किया था और डब्ल्यूबीसी का अध्ययन किया था। और आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अध्ययन करके, आरबीसी का जब उन्होंने अध्ययन किया तो इस आरबीसी की बाहरी दीवार में इनको प्रोटीन का एक भाग दिखाई दिया था, प्रोटीन के कुछ तत्व दिखाई दिए थे। इसी को इन्होंने जो है प्रोटीन था, मुख्य रूप से दो प्रकार का मनुष्यों में पाया जा रहा था। इसको इन्होंने एंटीजन ए और एंटीजन बी नाम से समझाया था। किस नाम से? एंटीजन ए और एंटीजन बी नाम से समझाया था। एंटीजन ए और एंटीजन बी, बड़ी बात है कि यह दोनों के आधार पर ब्लड ग्रुप को तय किया जा रहा था। और कार्ल लैंडस्टीनर ने मुख्य रूप से एबीओ सिस्टम को दिया था। ए बी और ओ सिस्टम को, बाद में एबी सिस्टम भी खोजा गया, जिससे 4 रक्त समूह की खोज हुई। ए बी और ओ, ए की खोज हुई थी, बी की, ए बी की और ओ, 4 रक्त समूह की खोज किया गया। बाद में देखा गया कि प्लाज्मा भाग में, यह तो कहां खोजा गया एंटीजन को, आप देख रहे हैं कि आरबीसी से। प्रश्न पूछा जाता है कि एंटीजन की खोज कहां से की गई थी? आरबीसी की, लाल रक्त कणिकाओं के जीवन कला से खोजा गया था। जबकि प्लाज्मा वाले हिस्से में भी एक प्रोटीन का भाग था, प्रोटीन के कुछ तत्व थे। इसी प्रोटीन के तत्व को मुख्य रूप से यहां पर जो पहचान हुई थी, एंटीबॉडी कहा गया था, एंटीबॉडी कहा गया था। और इस एंटीबॉडी की विशेषता क्या थी कि यह एंटीजन के हमेशा विपरीत में उपस्थित था। अगर कहीं पर एंटीजन ए है तो उसके विपरीत में एंटीबॉडी बी था, क्योंकि यह भी 2 ही प्रकार का था। इसके लिए भी अंग्रेजी के स्मॉल ए और स्मॉल बी का इस्तेमाल किया गया था। एंटीजन ए और एंटीजन बी कहा गया था, स्मॉल ए स्मॉल बी कहा गया था। और इसकी उपस्थिति कैसे थी रक्त समूह में कि जहां पर ए एंटीजन होता था तो उसके विपरीत में बी एंटीबॉडी पाया जा रहा था। इन दोनों के आधार पर रक्त समूह की जांच कर ली गई और निर्धारित किया गया कि कैसे कैसे चीजें इसमें रहेंगी। जैसे आप देखेंगे कि यहां पर रक्त समूह बताया, कल हमने इसको बताया था, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, कुछ बाद में कट गया था शायद। रक्त समूह, और यह था एंटीजन, यह था एंटीबॉडी। 4 रक्त समूहों को बांटा गया था, 2 और 2 4, ए बी और ओ। ए में मैं कह रहा हूं ए एंटीजन समान एंटीजन थे, बी में बी एंटीजन थे, ए में ए एंड बी एंड था। और ऐसा भी कुछ लोगों का रक्त समूह पाया गया था जिसमें कोई एंटीजन मौजूद नहीं था, उसी को ओ ब्लड ग्रुप कहा गया था। एंटीबॉडी इसके विपरीत थे, ए वाले में बी था, बी वाले में ए था, लेकिन ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं देखा गया था। जबकि ओ में दोनों एंटीबॉडी थे, ए और बी। इतनी बातें हो गई थी एंटीजन एंटीबॉडी की। इसके आधार पर पूरे रक्त समूह को आप देखेंगे कि 2 भागों में बांट दिया गया था।
और मुख्य रूप से 4 समूह में बांटा गया था, एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर। और यहीं पर कार्ल एंड स्टीनर ने एक नियम प्रतिपादित कर दिया, एक नियम दे दिया कि अगर हम किसी को रक्त किसी का चढ़ाना चाह रहे हैं, आधान करना चाह रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन करना चाह रहे हैं, कि एक व्यक्ति के रक्त को अगर हम दूसरे व्यक्ति के रक्त को दे रहे हैं, जैसे मैं लेने वाला हूं, मुझे कोई रक्त देने वाला है, तो पहली जरूरत इसमें होती है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की जांच किया जाए। किसकी जांच किया जाए? एंटीजन और एंटीबॉडी की जांच किया जाए। साथ में एक काम और किया जाए, साथ में क्या किया जाए कि इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि कभी भी यह कंडीशन ना आए, यह भी कंडीशन ना आए या यह भी कंडीशन ना आए। मतलब समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए साथ साथ नहीं आने चाहिए, या बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी भी साथ साथ नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यह आपस में एक जाति के हैं, काफी तेजी क्लैंपिंग कर लेंगे, क्लैंप बना लेंगे, जुड़ जाएंगे और इनकी कोशिकाएं आपस में मिल करके बड़ी कोशिकाओं में बदल जाएंगी, जिससे रक्त का थक्का जम जाएगा और रक्त वाहिनियों में बहना बंद हो जाएगा। एक कुछ बेसिक बात इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कभी भी एंटीजन ए और ए न साथ लाइए, बी को भी साथ न लाइए, हमेशा अपोजिट रखिए कि जैसे ए के साथ बी को रखिए, बी के साथ ए को रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह नियम बना करके निकल लिए कौन? कार्ल एंड स्टीनर साहब। ठीक है, निकल लिए। दूसरी बात कि आप देखेंगे, हमारा तो आज तक का दावा है कि अभी तक जिन भी स्टूडेंट को मैंने टीच किया है, जिसको भी स्टूडेंट की जिसको कुछ भी साइंस नहीं आती रही है, वह साइंस का ज्ञाता बन गया है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जिसको साइंस में नहीं था, उसको सबसे ज्यादा साइंस में ही इंटरेस्ट मैंने पैदा करवाया। बहुत सारे लोग मुझे ऑफलाइन में भी मिलते हैं कि सर साइंस बहुत कठिन है, नहीं समझ में आती है, क्या है, लेकिन मैं वो पहले दिन ही दावा कर देता हूं कि नहीं, आप 4-5 दिन धैर्य बनाइएगा, 4-5 दिन आपको समझ में सारी चीजें आने लगेंगी और सबसे आपका फेवरेट विषय साइंस हो जाएगा, सबसे आपका अच्छा विषय साइंस हो जाएगा, जिसमें आप मतलब अच्छा करने का प्रयास करेंगे और सारी क्लास आप छोड़ेंगे, साइंस की क्लास नहीं छोड़ेंगे। और साइंस एक ऐसा विषय भी है कि जो एक बार पढ़ने से ही तैयार किया जा सकता है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कॉन्सेप्ट के लेवल पर अगर आप बातों को समझ रहे हैं, जैसे अगर हमने इतनी बात बताई, अगर इस बात को आपने समझ लिया था कि एंटीजन आरबीसी की कोशिका के बाहर प्रोटीन है, स्थित पाया गया था, और एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा में पाया जाएगा, तो इसको रटने जैसी कहां कौन सी बात आ गई। इसी एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर रक्त समूह बनाए गए, जिसमें 4 रक्त समूह का निर्धारण किया गया है, ए बी और ओ। कार्ल एंड स्टीनर ने पहले 3 ही का इस्तेमाल किया था, ए बी और ओ, जिसको एबीओ सिस्टम के नाम से भी जाना गया था। ये कुछ बेसिक बातें थी। यहां पर एंटीजन, यहां पर एक नियम भी दे दिया गया कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए साथ आए और बी साथ आए। बफरिंग होने लगी, देखा। ठीक है, बफरिंग क्या किया जाए, यही तो एक समस्या से निपटा नहीं जा रहा है। पर बफरिंग का क्या होगा सर? सर पूरी क्लास एकदम कट गई। थोड़ी सी लाइव क्लास में समस्या है इंटरनेट की वजह से, इसलिए मैं क्लास आपको दे रहा हूं और रिकॉर्डेड फॉर्म में यह क्लास आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्या करें। और समस्याएं तो ऐसी है ही कि क्या किया जाए। ये कुछ समस्याएं ऐसी है जिससे निदान नहीं मिल पा रहा है, तो देखते हैं कि क्या कैसे इसकी तकनीकी कमियों को दूर किया जा सकता है। टेक्निकल टीम यह काम करेगी, वह लोग लगे भी हैं, कैसे सुधारा जाए इसको। क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे ले चलते। हमने कहा कि कार्ल एंड स्टीनर ने मुख्य रूप से आप देखेंगे कि इसी के आधार पर एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर रक्त समूहों का निर्धारण कर दिया, और इसमें कुछ बातें इन्होंने बताया कि रक्त अगर चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाया जाएगा।
इन्होंने हमने कहा कि एक नियम बताया था कि कभी भी रक्त समूह के चढ़ाने के समय एंटीजन और एंटीबॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी हो जाएगा तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। जैसे मान लीजिए 4 रक्त समूह का व्यक्ति है, चाहे वह लेने वाला होगा वह भी 4 रक्त समूह का हो सकता है, देने वाला भी होगा तो 4 रक्त समूह का होगा, ए बी और ओ का ही होगा। अब इसमें अगर कोई किसी को रक्त देना चाहे तो एक प्रश्न पूछ लिया जाता है आपके रेलवे में कि कौन सा व्यक्ति किस रक्त समूह के, एक रक्त समूह बताएगा कि फला व्यक्ति का ए रक्त समूह है, ए बी कुछ भी नाम लेगा चारों में से, और कहेगा किसको किसको रक्त दे सकता है या किसको किसको रक्त नहीं दे सकता है। ऐसे प्रश्न यहां से आराम से सॉल्व हो जाएंगे। हम चारों रक्त समूह को, देने वाले को दाता कहा जाता है, आप जानते ही हैं, अंग्रेजी में इसको डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं? डोनर। लेने वाले को हम ग्राही कहते हैं, रिसिपिएंट कहते हैं। ग्राही। 4 रक्त समूह है, ए बी और ओ। यहां भी 4 रक्त समूह है, ए लेने वाला भाई, बी ए बी और ओ। हम जिसको जो देने वाला है उसके हम एंटीजन को लिख लेते हैं, एंटीजन को इसके सामने भी लिख देंगे, और जो ले रहा है उसके एंटीबॉडी को लिख देते हैं, एंटीबॉडी को लिख देते हैं। जैसे ए का एंटीजन आपको पता ही है, ए कोष्टक में लिख दिए, बी का एंटीजन बी, ए बी का ए एंड बी, और आपने देखा था कि ओ में कोई एंटीजन था नहीं। लेने वाले के हम एंटीबॉडी की लिख देते हैं, ए का बी का ए बी का कोई नहीं, ओ का ए एंड बी। नियम क्या है? नियम का भी ध्यान रखना है कि शर्त नंबर 1 कि ए नहीं आना चाहिए, शर्त नंबर 2 कि बी नहीं आना चाहिए, उल्टा आना चाहिए। अब अगर ए को रक्त देना चाह रहा है तो हमको एंटीजन एंटीबॉडी को देखना होगा। यहां पर ए एंटीजन है, यहां पर बी है, विरोधी है, कोई समस्या नहीं है, इनको रक्त दे दिया जाए। मतलब ए रक्त समूह का व्यक्ति ए रक्त समूह के व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है, डोनेट कर सकता है, उसको ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। अब बी वाले को देता है कि कैसे क्या होगा? ए वाला अगर बी को देना चाहता है तो यहां पर एंटीजन है, यहां पे एंटीबॉडी है, लेकिन दोनों इस नियम के अनुसार आ जा रहे हैं, ए इसलिए कतई नहीं दे पाएगा। यहां पर तो ए बी में आप देख रहे हैं कि कोई भी एंटीबॉडी है ही नहीं, और यहां पर ए है तो आराम से दे। लेकिन ओ के संदर्भ में देखेंगे, यहां भी ए है, यहां पर भी ए है, इसलिए यह नहीं दे पाएगा। इसका मतलब अगर ए रक्त समूह चाहे अपने ब्लड ग्रुप को, अपने ब्लड को, तो ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, तो क्या नहीं कर सकता? मतलब बी को नहीं दे सकता और ओ को नहीं दे सकता, इन 2 रक्त समूह को नहीं दे सकता। केवल देगा किसको किसको? ए को देगा और ए बी को दे सकता है। अब बी वाले को देख लेते हैं। बी अगर बी को देना चाहेगा तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि बी यहां भी है, बी वहां भी है। लेकिन अगर बी को देना चाहेगा तो यहां बी है, वहां ए है, कोई समस्या नहीं है, यहां तो दे ही सकता है। लेकिन यहां पर भी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वहां बी हो जा रहा है, यहां पर भी हो जा रहा है। ए बी वाला किसको किसको देगा? अब बी को तो दे नहीं सकता, बी यहां पे आ जाएगा। ए को दे नहीं सकता क्योंकि ए यहां पे आ सकता है, ए बी को तो दे सकता है, ओ को तो एकदम कोई सवाल ही नहीं देने का, तो नहीं दे सकता। इसका मतलब ए बी रक्त समूह का व्यक्ति केवल ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को ही अपना रक्त दे सकता है, अन्य किसी को अपना रक्त नहीं दे सकता। आप देख रहे हैं केवल ए, इसने क्या किया है? केवल अपने को ही दिया है, अपने ही ग्रुप वाले को दे रहा है। बड़ा पक्षपाती है, अपने सजाती लोगों को ही डोनेट कर रहा है। अब ओ को देखते हैं। अब यहां पर तो इसमें कोई एंटीजन है नहीं, तो जिसको मन किया करे उसी को दे, इसीलिए इसको कहा गया सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर। सर्वदाता हमेशा आप देखते हैं वैसे तो O माइनस होगा। अगर माइनस प्लस का गेम नहीं है प्रश्न में, विकल्प में, तो O को बताएंगे, लेकिन अगर माइनस दिया है तो O माइनस को बताया जाएगा। ए भी आप देख रहे हैं कि सबका रक्त ले रहा है, इसलिए इसको आप कह सकते हैं सर्वग्राही।
यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, सबके रक्त को यह प्राप्त कर सकता है, सबके रक्त को ले सकता है। जबकि आप वहां पर देखे थे वह केवल और केवल अपने लोगों का ही रक्त ले पा रहा था, बाकी का रक्त नहीं ले पा रहा था। ठीक है। दूसरी बात आप देखेंगे कि यहां पर एक प्रश्न आया किया, अब आपके मन में एक प्रश्न और आता है कि वास्तव में रक्त समूह को कैसे हम पॉजिटिव निगेटिव कहते हैं। जैसे आप लोग अपने रक्त का जांच कराते होंगे, कुछ लोगों का निकलता होगा पॉजिटिव ए, किसी का ए निगेटिव, कोई का ओ पॉजिटिव, किसी का ओ निगेटिव, किसी का ए बी पॉजिटिव, किसी का ए बी निगेटिव, किसी का आप देख रहे हैं कि बी पॉजिटिव, किसी का बी निगेटिव। ऐसी कंडीशन आप मिलती होगी। इसका निर्धारण कैसे होगा? हुआ क्या कि इस नियम से, जिस नियम से को कार्ल निस्टीनर ने बताया रक्त चढ़ाने के लिए, रक्त को चढ़ाया गया, लंबे समय तक चढ़ाया गया। इसके बावजूद भी कुछ लोग सरवाइव कर रहे थे और कुछ लोग सरवाइव नहीं कर रहे थे, मतलब एक्सपायर कर जा रहे थे। यह कुछ लोग जो नहीं सरवाइव कर रहे थे, इसके कारणों की खोज होने लगी। अब समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया, समय आ गया 1940 का। लोग मरते जा रहे थे, रक्त चढ़ाया जाता था, कुछ लोग बचते थे, कुछ लोग चल देते थे, मतलब एक्सपायर कर जाते थे। डॉक्टरों का दिमाग खनकता था कि भाई ब्लड चढ़ाते क्यों मर रहे हैं लोग। जांच शुरू हुई, जांच के लिए एक नाम आगे आया, उनका नाम था वीनर। कार्ल निस्टीनर पहले से ही काम कर रहे थे इस फील्ड में। कार्ल लैंड स्टीनर पहले से ही कार्य कर रहे थे, लेकिन वीनर अभी नया नया इसमें जुड़ गए। वीनर इसमें क्या किए? नया नया जुड़ गए। और कार्ल निस्टीनर और वीनर ने दोनों लोगों ने मिलकर के अपने खोज को आगे बढ़ाया। उसी समय वह एक बंदर को ले आए, रीसस प्रजाति था उसका, रीसस नामक यह बंदर था। रीसस इसकी जाति है, जो ये सामान्य रूप से बंदर दिखाई देते हैं। उसी प्रजाति के बंदर को लिया और इस रीसस प्रजाति के बंदर की प्रजाति है, बंदर की जाति है, इसके आरबीसी को निकाला। क्यों इसका आरबीसी निकाल रहे थे? क्योंकि पढ़ा गया, पहले से जानते हैं कि मनुष्य का विकास बंदरों के इवोल्यूशन के द्वारा हुआ। उस विकास का परिणाम है जिससे मनुष्य बंदर से बना, बंदर से ही लाखों करोड़ पीढ़ियां चेंज होकर के मनुष्य में हुई। तो इसके आरबीसी को लिया। जब इसके आरबीसी को देख रहे थे या कार्ल स्टीनर और वीनर, तो इसकी दीवार में एक अलग एंटीजन दिखाई दिया, एक और एंटीजन दिखाई दिया जो ए बी से भिन्न था। जो पहले एंटीजन ए बी पाए गए थे उसके अलावा था। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि सभी लोगों के रक्त में पाया जाए। कुछ लोगों में पाया जा रहा था और कुछ लोगों में नहीं पाया जा रहा था। चूंकि यह एंटीजन था और यह रीसस बंदर की प्रजाति से लिया गया था, इसको ऐसे, रीसस को ऐसे लिखा जाता है, रीसस, रीसस से लिया गया था। इसीलिए इस रीसस के आरएच को ले लिया गया, आरएच को ले लिया गया। और यहां पे एक शब्द जोड़ दिया गया है फैक्टर, या हिंदी में कह दिया गया आरएच कारक। इसी को आरएच कारक नाम दे दिया गया। तथा साथ में एक बात बताई गई कि जिस व्यक्ति के रक्त में आरएच होगा उसको हम आरएच प्लस कहेंगे, जिस व्यक्ति के रक्त में आरएच नहीं होगा उसे आरएच माइनस कहेंगे। साथ में एक नियम और बताया गया कि अब रक्त चढ़ाने के पहले हमको करना क्या होगा कि एंटीजन की भी जांच करेंगे, एंटीबॉडी की भी करेंगे, और साथ में अलग प्रकार का जो एंटीजन है आरएच फैक्टर, इसकी भी जांच करेंगे। तब जाकर के रक्त को हम चढ़ाएंगे। क्योंकि जिसके रक्त में आरएच प्लस है उसको केवल आरएच प्लस वाला ही दे सकता है रक्त, आरएच माइनस वाला नहीं। अगर गलती से ऐसा किया गया तो पहली बार तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी बार जैसे ही रक्त को चढ़ाया जाएगा वहां पर रक्त के कणिकाएं आपस में मिल जाएंगी, क्लैंपिंग बना लेंगी और रक्त का क्या हो जाएगा, बहना बंद हो जाएगा रक्त वाहिनियों में और व्यक्ति एक्सपायर कर जाएगा। व्यक्ति क्या हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा। इन्होंने कहा कि अगर आरएच प्लस है व्यक्ति तो वह आरएच प्लस को ही रक्त दे सकता है। कोई भी आरएच प्लस का व्यक्ति आरएच माइनस को रक्त नहीं दे सकता, इसको दे सकता है। क्योंकि पहली बार अगर ऐसा किया गया
तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगली बार समस्या आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही बिना RH वाले के शरीर में RH एंटीजन वाला ब्लड चढ़ाया जाएगा तो एक शरीर की हमारी खासियत होती है, वह किसी भी विपरीत चीज के प्रति जो शरीर में हमारे नहीं है उसके प्रति शरीर में एक क्षमता विकसित करता है, उसको मारने के लिए। उसको कहा जाता है एंटीबॉडी। जैसे ही एंटीजन शरीर में प्रवेश करेगा, शरीर को लगेगा कि यह शरीर में तो हमारे है नहीं, या कोई बाहरी चीज प्रवेश कर गया, और शरीर हमारे लिए उसको मारने के लिए, समाप्त करने के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न कर देगी। और यह एंटीबॉडी क्या करेंगे? यह एंटीबॉडी मुख्य रूप से आप देखेंगे कि यह मौजूद रहेंगे, पड़े रहेंगे, लेकिन जैसे दूसरी बार, पहले बार तो फर्क नहीं पड़ा कि RH का रक्त चढ़ा दिए गए RH माइनस वाले को, अब इसके शरीर में, RH माइनस वाले के शरीर में इस RH प्लस के खिलाफ एक एंटीबॉडी बन के रखा है। दूसरी बार जैसे रक्त चढ़ाए तो सेम कंडीशन आ गया, RH एंटीजन और RH एंटीबॉडी समान हो गए और समान में क्लैंपिंग होगा, जुड़ जाएंगे आपस में, क्लैंप बना लेंगे, थक्का जमा देंगे और रक्त वाहिनियों में रक्त का बहना बंद हो जाएगा। इसी क्रिया को यहां पर बताया गया और समझाया गया और रोगी की मृत्यु हो जाएगी। बात समझ में आया? इतनी बातें कुछ समझ में आई होंगी, शायद आई होंगी आप लोगों को। चूंकि नेट कट गया है, हाँ, समस्या थोड़ी सी है आपके सामने, घबराइएगा नहीं। इसीलिए हम चूंकि लाइव क्लास लेना चाहते थे, इसमें थोड़ा सा रिकॉर्डेड आपको भेजा जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है, वैसे हम आपकी बातें बस नहीं सुन पा रहे हैं तत्काल। और इस पूरी क्लास को आप देखिएगा। क्लास में अगर कहीं पर कोई समस्या होगी तो आप बताइएगा, और अगली क्लास में हम मुख्य रूप से रक्त परिसंचरण की बात करेंगे, रक्त बहता कैसे है इससे संदर्भित बात करेंगे, और उसमें जो आपके प्रश्न होंगे, जो आपके डाउट्स होंगे, उसमें उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए फिर लाते हैं रक्त परिसंचरण। ठीक है, थैंक यू।